3 बार ओम का उच्चारण। दंपति शिविर के इस अंतिम सत्र में, शिविर के अंतिम दिन आज 25 नवंबर को आप लोगों ने पिछले दिनों जो जाना, समझा, परस्पर विचार किया और अपने दाम्पत्य जीवन को और अच्छा बनाने के लिए जो संकल्प किए अथवा जो आपकी समझ बनी, ये शिविर आपको कैसा लगा? शिविर के लिए आपकी कोई और सम्मति हो, सुझाव हो, इस शिविर में ये चीजें और हों तो अधिक अच्छा हो, ऐसा आपको जो भी अपना अनुभव सुनाना है वो आप लोग रखेंगे। उसमें संक्षेप से अपना परिचय भी देंगे, नाम, स्थान, शिक्षा, व्यवसाय, और फिर अपना अपना अनुभव सुनाएंगे। सभी को दंपति आएंगे, दोनों मिलके आएंगे और एक एक करके दोनों में से अपना अनुभव सुनाएंगे। तो आप में से स्वयं जो आना चाहते हैं तो पहले आए। आप आएंगे, आइए, इधर आ जाइए। ओम। मेरा नाम अक्षय है। मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करता हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने ये शिविर किया, जितनी मुझे इस शिविर से उम्मीद थी उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। जिन छोटे छोटे बिंदुओं पर हम शायद जीवन भर भी बात नहीं कर पाते, उनको हमने बड़ी सरलता से आपस में बातचीत करके उनका निपटारा लगभग कर दिया। अब अप्लाई करना है और बहुत अच्छा रहा। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा, और खाना घर पे जो खाते हैं वो उससे बिल्कुल ही अलग, यहाँ पर साधारण खाना जो बहुत अच्छा लगा। और इसे अपने घरों में भी फॉलो कराने का प्रयास करेंगे कि साधारण भोजन किया जाए और हवन को भी प्रातः मतलब नियमित करने का प्रयास करेंगे। और बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। ठीक। मेरा नाम नीसू चौधरी है। मैंने एमए किया है। शिविर में बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हमारे आपसी संबंध में भी बहुत सी बातें ऐसी थी जहाँ पर कमी नज़र आती थी, पर हमको यहाँ से उनका समाधान मिला जिसे हम फॉलो करेंगे आगे। मतलब घर जाके भी सारे यहाँ पे तो सब समाधान मतलब वो चर्चा तो की हमने, उनको फॉलो करेंगे। बस जैसे हमें अपने मतलब ये पता चला कि संबंध में प्राथमिकता कैसे देनी है और हमारे संबंधों की नींव क्या है,
बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। हाँ, कोई सम्मति सुझाव शिविर के लिए आपके हो तो बता सकते हैं। नहीं, हाँ, क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए या ऐसा हो तो अधिक अच्छा होता, कोई ऐसे सुझाव सम्मति हो तो नहीं, वो आप दे सकते हैं। ये हमारा अब की बार प्रथम बार था तो हमें अच्छा लगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। एक शब्द आप जो फॉलो बोलते हैं ना, फॉलो करते हैं, फॉलोअर हैं, है ना, उसके लिए अपना, आइए बैठिए बैठिए, उसके लिए अपनी भाषा का शब्द हम बोल सकते हैं अनुसरण करेंगे। फॉलो मतलब अनुसरण करते हैं, अथवा उसका हम आचरण करेंगे, उसको जीवन में लाएंगे, उसको अपनाएंगे, उसको करेंगे, ऐसे विभिन्न चीजों में कह सकते हैं। बाकी फॉलो मतलब अनुसरण करेंगे, जैसा है उसके अनुकूल चलेंगे, करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और आए आगे आप में से जो भी आना चाहे, और थोड़ा इधर आगे की तरफ ही रहे, पट्टे के ऊपर। हाँ, ओम। हाँ बोलिए। दंपति शिविर इस सत्र, समापन सत्र में सर्वप्रथम वानप्रस्थ साधक आश्रम एवं अपने शिक्षकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो बातें तो बहुत छोटी थी लेकिन हम उनको कभी अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और इसकी प्रेरणा के लिए स्वामी मुक्तानंद जी ने हमें कहा था कि अगर ऐसी छोटी छोटी बातें हैं तो हमारे यहाँ शिविर होता है, आके आप अपनी सभी समस्याओं को समझेंगे और आप समाधान पाएंगे। तो पहले तो बीच में ये लगा कि 2 दिन में क्या हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा समझ रहा हूँ कि ये 2 दिन में इतना हो गया कि अब और ज़रूरत बहुत लंबे टाइम बाद पड़ेगी। अगर इस सब को हम अपनाते रहे, समझते रहे, तो ये इतना पर्याप्त है। मैं बीच में भी एक दिन कह गया था कि ये 2 दिन का शिविर है, तो मुनि जी ने तब भी मुझे कहा कि आपको अभी से चिंता हो गई इन सब बातों की। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन में जो हो गया, होमवर्क इतना है कि 1 साल भी कम है अगर सब चीज़ें समझते रहे, उनको करते रहे, और एक खुद से थोड़ा सा चीज़ों को कैसे समझना है उसके प्रति एक नया दृष्टिकोण, ये भी एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि दाम्पत्य जीवन के अलावा भी हम चीज़ों को सरल रूप में कैसे समझ सकते हैं, उनका व्यवहारिक समाधान क्या है, क्या परिवर्तन खुद में करने से भी बहुत ज़्यादा समाधान है। हम बाहर समाधान खोजते रहते हैं, वस्तुतः समाधान जो है हमारे ही पास है, हमारी ही वजह से हैं। गलतियाँ दूसरों में न देख के अगर खुद पे केंद्रित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये भी आया मन में कि अगर पहले आ जाते तो जो अब थोड़ा थोड़ा ये मधुर संबंधों में खटास आ गई तो शायद ये ना आ पाती, लेकिन अब देर से आए तो अब भी ये है कि अभी कोई इतना ज़्यादा भी कोई गलत नहीं हुआ। और बाकी जो सहभागी थे उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, सभी का अलग अलग एक अनुभव था। और ये भी सौभाग्य की बात है कि हम मिडिल में थे, हमारे ऊपर भी बहुत से महानुभाव थे जिनकी बातों से हम सीख रहे थे, और युवाओं से भी कि ये भी हमसे हैं। वरना हम जहाँ भी जाते थे तो हम लो में ही रहते थे, लेकिन अब की बार हमने अपने नीचे भी इनको कहा था कि भैया आप भी चलना। और इनके अनुभव तो बहुत ही सबके इतने ज़बरदस्त हैं और इतनी तारमता कि हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसा इनका पूरे जीवन में रहा हो तो हमारा भी ऐसा ही हो जाए, ये देख के समझ रहे थे। बाकी सुझाव के लिए है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं विद्यालयों की, सर्दियों में शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश, उसमें कोई सत्र रखा जाए। 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक छुट्टियां होती हैं और 21 मई से 15 जून तक। तो अगर उसके मध्य कोई शिविर मिल जाए, ये शिविर या अन्य भी कोई शिविर, तो ताकि हम उसका लाभ, छुट्टी भी होती हैं और उसका सदुपयोग कर सकें इस तरह से। बाकी पुनः सभी का जो साथ में शिविर में भाग ले रहे थे उनका,
आश्रम के सभी जो इन्होंने व्यवस्था इतनी सुंदर हमें प्रदान की, सब चीज़ें सुचारू रूप से, घर में भी इतनी सब सुविधाएं नहीं मिलती। और पुनः मुनि जी का और मुनि रीतमा जी का धन्यवाद। मैं मोनिका सहारनपुर से, और विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य करती हूँ। सबसे पहली बात, हमें यहाँ आने का मौका मिला और दाम्पत्य जीवन को जानने का अवसर मिला, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि हम दाम्पत्य जीवन में कैसे प्रीतिपूर्वक एक दूसरे का सम्मान करके व्यवहार से कैसे व्यवहार करें अपना। और माता जी ने योग भी सिखाया। उनसे एक और अच्छी बात सीखने को मिली। आंवला की चटनी खाई हमने उनकी बनाई हुई, और वो उनसे विधि भी पूछी उसकी। और यहाँ पे जो ये है बादाम किशमिश, इन सब के फायदे पड़े, इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और इस शिविर से सबसे पहली बात है कि हमें इसमें आने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ इसमें। और आप सबका, मुनि रीतमा जी का और मुनि जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपकी वजह से हमें इतना कुछ सीखने को मिला, अपने संबंध को जानने को मिला। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी एक बात रह गई, जैसे अब हम और लोगों को भी प्रेरणा करेंगे कि भाई शिविर इतना अच्छा रहा, तो अधिकांश तो यही होता है कि आप भी हमारे साथ चलो जी। और तो हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आए तो क्या इसी तरह से होगा या कुछ सब कुछ अलग होता है, इस विषय में भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। क्योंकि हम प्रेरणा करेंगे तो जो भी दंपत्ति आएंगे तो कहेंगे कि जी आप भी चलिए, हम तो अजनबी हैं पूरी तरह से, कैसे होगा, और साथ में आ भी जाते हैं, तो थोड़ा सा इस विषय में भी मार्गदर्शन करें। हाँ, तो देखिए, ये जो शिविर होता है ये तो ऐसा ही होगा जैसा अभी हुआ है, और इसमें तो दोबारा प्रवेश नहीं है। हाँ, आपका प्रवेश आपका हो चुका। अब आपके लिए अगला जो द्वितीय स्तर का होगा कभी, उसमें आप भाग लेना। तो उसमें आवृत्ति नहीं करते, वो यही बातें हम बताते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन लगभग यही बातें बताते हैं। और जो आने वाले हैं उनको आप प्रेरित कीजिए कि आप समर्थ हैं, बड़े हैं, गृहस्थी हैं, तो अपने आप आ सकते हैं। यहाँ भी होता है और अजमेर में भी होता है, ऋषि उद्यान में भी ये करेंगे। पिछली बार भी हमने एक शिविर अजमेर में किया था, अगले साल भी वहाँ भी करेंगे। तो वो कुछ निकट है आप लोगों की दृष्टि से, अजमेर। तो दोनों जगह पे होते हैं, हम ही दोनों करते हैं, ऐसा ही करते हैं, इसी शैली से होता है। तो आप वहाँ भी भेज सकते हैं उनको। तो कोई साथ में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता नहीं है तो आप अपना दूसरे काम करना है। यहाँ पर आप रहेंगे, आवास की व्यवस्था होती है तो आप रह लेना अलग से। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप आएं और फिर उनसे रोज पूछें आज कैसा लगा, क्योंकि आप दायित्व लेके आएंगे। उनको उन पे छोड़ दीजिए, आपको बात नहीं करनी है उनसे। उनको अपना अनुभव लेने दीजिए आपस में। और आप रहेंगे तो और उनको बाधा ही होगी। आपने प्रेरणा कर दी वहां से, वहां तक ठीक है। अब यहाँ उनको अपने आप करने दीजिए। हमारी कक्षाओं में जो होगा आपस में अपने आप बात करेंगे वो लोग। आप जैसे आप लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ ना कि दूसरों का कोई, अपने अपने स्तर पे आपने कैसे, उनको भी करने के लिए छूटा हुआ अवसर दीजिए। और आप बार बार कह रहे थे 2 दिन का शिविर, 2 दिन में 2 दिन में, तो वैसे तो अब आज तीसरा दिन है।
2 दिन तो पूरे हैं ही, और यूं देखते हैं तो हम उसको प्राय 4 दिन का, एक भी शाम से शुरू हुआ 22 से, और उसको छोड़ भी दें आप तो 3 दिन का शिविर हम मान के चलते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग वो भी बता सकते हैं अगर बताना चाहें कि आप आगे क्या करेंगे, क्या बिंदु आप लोगों को आपस में समझ में आया कि हम हमारे लिए हम इस विषय में काम करेंगे। यूं अच्छा बहुत लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, ये तो सामान्य कथन हुआ। विशेष कथन में कि ये चीज हम अपने जीवन में या तो हमारी कमी थी, हमारे को ऐसे करना, या इस बिंदु पे अधिक काम करेंगे पहले इस पे। इधर तो एक बिंदुशः है कोई कोई जो आपके मन में हो, आप लोगों ने यदि निश्चय किए हो और आप बताना चाहें तो वो भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, आगे आए, कौन आएंगे? ओम ओम ओम। श्रद्धे मौली जी नमस्ते, श्रद्धे पुनीत कुमार जी नमस्ते। आप सभी यहाँ कपल के रूप में आए, आप सभी को यहाँ नमस्ते। मैं शेखर आर्य, रतलाम मध्य प्रदेश से। मेरा रेडीमेड का व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग है। यद्यपि ये मेरा इस तरह का पहला शिविर है। मैं यहाँ वैसे 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, क्रियात्मक आदि योगा शिविर किए हैं मैंने, पर ये इस तरह का मेरा प्रथम शिविर है। ये प्रथम शिविर मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि वर्तमान में हम दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही थी, उसमें व्यापार हैं, बच्चे हैं, कई तरह के कारण थे, पर ये स्टार्टिंग एक प्रारंभ हो रहा था। तो आज इस शिविर में आने के बाद लगभग ये जितनी भी हमारे जो समस्याएं बीच उत्पन्न हो रही थी, इस सबका हमने यहाँ मिलकर निराकरण किया। उसमें मुझे बहुत सारी गलतियाँ ऐसी लगी कि मैं पारलौकिक के चक्कर में यही सुख जो है वो नष्ट कर रहा था। मुझे जितना समय अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए देना चाहिए उतना नहीं दे रहा था, क्योंकि जितनी भी खेल के माध्यम से और जो उपदेश के माध्यम से समझाई गई, उन सब का जो सार निकला वही निकला कि हमें जो छोटी छोटी जो त्रुटियां जो हो रही थी, यही बीज के रूप में आगे बनकर एक पौधा बन के हमारे लिए विषैले फल पैदा करती। तो आज उन सब का चीज़ ने हमने समाधान भी लिया और आपसी सहमति भी जगाई कि वास्तव में हमारी वाणी और हमारा जो व्यवहार ही इसमें सबसे बड़ा दोष है। तो हम दोनों एक दूसरे की वाणी और व्यवहार में जो दोष है उसको दूर करते हुए बड़े प्रेम पूर्वक आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। जो भी कार्य करेंगे वो सहमति से करेंगे। और जैसा कि मुनि ऋतुमर जी ने बताया कि भाई 1 मिनट में हम क्रोध भी कर सकते थे और वही समय हमको 1 मिनट में एक प्रेम पूर्वक भी बात समझा सकते थे। अधिकांश हम जिसे अपना मानते हैं उनके ऊपर हम एक क्रोध के रूप में ज़्यादा कार्य करते हैं, मतलब उनसे एक प्रेम की अपेक्षा कम करते हैं। उन्हें तो अपना है समझकर उन्हें डांट या फिर उसको उस स्तर पर मित्र के भाव से नहीं देखते हैं। मेरी शादी वैसे तो वैदिक रीति से ही हुई थी, पर आज जो उन मंत्रों का जो स्वामी जी आचार्य मुनि जी ने जो एक संदेश दिया हमें, वो आज हमें पता चला कि हमारे लिए जो विवाह का जो चैप्टर है पूरा वो कितना बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अच्छा और वैज्ञानिक रूप से ऋषियों ने जो हमें आदेश दिया हम उनको समझ ही नहीं पाए। तो इस शिविर से हम जितना चाह रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें लाभ मिला। ओम नमस्ते, मेरा नाम रजनी है। मैंने यहाँ पर शिविर में बहुत सारी बातें सीखी और उसको ग्रहण भी करा। और मेरे को क्रोध बहुत आता है और वाणी व्यवहार में भी मेरा बहुत गुस्सा आता है। वाणी में भी बदलाव नहीं है, पर मैं संकल्प करके जाती हूँ यहाँ पर मेरा व्यवहार और वाणी दोनों बदल दूंगी। और जैसे मेरे पति है, मैं ऐसे पति मेरे को कभी मिलेंगे भी नहीं। अब मेरे मतलब इनको इतना है, मतलब सब बात मेरे को बताते भी, जैसे कहाँ पर गए, जहाँ यहाँ रोजड़ भी आए वहाँ की बातें बताई मेरे को, ऐसा वहाँ पर सिखाते हैं, ऐसा वहाँ पर करते हैं, सब बात मेरे को बताते हैं। और मैं हूँ जो गुस्सा करती हूँ हर बात पर। अब मैं वो गुस्सा नहीं करूँगी, क्रोध नहीं करूँगी, संकल्प लेकर जाती हूँ यहाँ से। धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन आपका गुस्सा हमें कुछ प्रतीत नहीं हुआ कभी। नहीं, सब तो थे, लेकिन ऐसा गुस्सा मेरे को तो प्रतीत नहीं हुआ। बोली भी कम और ऐसा कुछ लगा नहीं आपके अभाव से। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, आइए।
मेरा नाम नरेंद्र आर्य है। मैं बेंगलोर रहता हूँ और ग्रेजुएट हूँ। वैसे व्यापार है हमारा। ये दंपति शिविर हमें अचानक मेरे बेटे ने हमें कहा कि ये शिविर है, आप लोग जाके उसको अटेंड करें। और हम तो 40 साल होने को आ गए हमारे विवाह को, तो पूरा ठीक ठाक निकाल दिया और ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूक होती है। ये बोल नहीं पाते अपनी बात, अपनी मन में क्या है, कई बातें हम बोल नहीं पाते और पता भी नहीं लगने देते कि भी यहाँ बुरा लग रहा है, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो सॉरी वगैरह बोलना। तो वो व्यवहार जो है अपने आप ही उसमें असर कहीं ना कहीं आता है। तो ये शिविर में आके इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने आचार्य जी ने और रीतिमा जी ने हमें बताया। तो एक जैसे मनोवैज्ञानिक कक्षा होती है, एक वेदों में मनोविज्ञान है, एक तो ये पता चला, क्योंकि इस नज़रिए से वेदों में हम सोचते हैं कि ईश्वर उपासना ये सभी है, या फिर वेदादि भाषा भूमिका वगैरह में ये पता चल जाता है यहाँ विमान पे है, अंग गणित पे है, या जो भी बातें उसमें भी पता चलती हैं। तो मनोविज्ञान इतना है ये, और प्रैक्टिकल है। जैसे आज अभी यहाँ जो भी बताते थे, एक पूरा सत्र होता था वेदों के द्वारा दाम्पत्य जीवन पे, तो पूरे मनोवैज्ञानिक रीति से हमें कितनी बातें समझ में आ गई। और वैवाहिक हमारा जो होता है, संस्कार होता है, उसके शब्दों को तो सुन लिया हमने, उस समय शायद कुछ सुना भी नहीं सुना भी। और बाद में भी एक जितने भी विवाह अटेंड करते हैं तो फेरों में ज़रूर बैठते हैं कि भी हम फेरों में आए हैं तो फेरों में बैठें। ऐसे तो बहुत कुछ होता रहता है और सुनते भी हैं, लेकिन ग्रहण नहीं हुआ कभी भी। इस तरह से मन में जो 2-4 भी वाक्य इन्होंने बताए, उससे जो गहराई पता चली हमारे इस विवाह संस्कारों की, या और भी संस्कारों में इतनी गहराई होगी, ऐसा लगता है अब जाके पूरी संस्कार विधि पढ़ेंगे और औरों को भी बताएंगे। सबको सादर नमस्ते जी। सर्वप्रथम मैं अपने बेटे वरुण आर्या को धन्यवाद दूंगी। आज उसकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ आए हैं। हालांकि उसका बहुत मन था कि मैं जाऊँ अपनी पत्नी के साथ, लेकिन बच्चे के साथ आना अलाउ नहीं था, तो मुश्किल था। तो बोले आप लोग ज़रूर जाइए। तो नरेंद्र ने कहा कि बहुत सारी शादियाँ अटेंड करनी है, रोज़ रोज़ कैसे जाएंगे, माँ को छोड़ के, 90 साल की हैं। तो बोला शादियों में तो न जाने से भी चलेगा, यहाँ जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, मतलब मोक्ष के लिए कदम आगे बढ़ाओगे आप लोग, तो यहाँ तो ज़रूर जाइए। तो हम एक्चुअल में माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि अच्छी चीज़ सीखो, जाओ यहाँ पे ये करो। हमारे साथ विपरीत हुआ कि हमारे बच्चे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। आर्य समाज में भी उन्होंने ही लगाया ज़्यादा करके कि अब रोज़ जाना आप लोग को चाहिए। फिर ये सह प्रधान भी बने वहाँ के, तो बहुत प्रेरणा मिली हमें बच्चों से। बहुत करते हैं बच्चे हमारे लिए, और इसी लाइन में ही हैं बच्चे, बहुत सात्विक हैं और बहुत अच्छे से हैं। तो खुशी होती है बच्चों को देख के, और हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रंजना आर्या है। मैं BA ऑनर्स किया है फिलॉसफी में, और 2 साल लॉ की भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई, 2 साल लॉ किया, पूरा नहीं कर पाई। तो आज मेरी बेटी ने लॉ पूरा किया, साइंस की स्टूडेंट होके। वो भी जानवरों की सेवा में लगी हुई है, हिमाचल में निस्वार्थ सेवा कर रही है वो भी। अच्छा, हमने यहाँ आके जो सीखा वो बताती हूँ। 3 दिन, मैं तो बोलती हूँ 4 दिन, जो आए 22 की शाम, तब से ही हम लग गए, तो वो पूरा मेरे लिए काउंट होता है, और आज का भी काउंट होता है। तो 4 दिन से हम लगे हुए हैं, और बहुत 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 कुछ मिल रहा है। छोटी छोटी बातों पे हम अटक जाते हैं, हालांकि 40 साल हमने हो जाएंगे। प्रेम में या मित्रता में कभी कमी नहीं आई, लेकिन अब जो है हमारा मित्रतापूर्ण व्यवहार है, उसमें थोड़ी कमी आ रही है 2 सालों से। या तो हमारा प्यार बट गया है बच्चों के प्रति, या परिवार के प्रति, या खुद के प्रति। हम अब बच्चे बोलते हैं अब अपने लिए सोचो, कुछ अपना जो भी नहीं कर पाए उसमें आगे बढ़ो। तो हम अपने अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इसमें हमारी मित्रवत व्यवहार में कमी आ गई, तो हम उलझ जाते हैं छोटी छोटी बातों में, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको फिर लेके बैठे रहते हैं, उसको
भूलने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उसका निवारण नहीं निकालते। यहाँ हमने सीखा गुरु जी से कि आप उसका निवारण निकालिए। ऐसे ही मुनि सम्मा जी ने भी बोला कि उसका निवारण निकालिए, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया बात को करके। तो उनसे आज बहुत बढ़िया बात सीखी कि स्पर्श आँखों के माध्यम से और बोली के माध्यम से एक्सप्रेशन हम अपने प्यार को जहार करें प्यार का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपस में। और मुनि जी ने तो जो बता ही रहे 3 दिन से गजब ही है। सरस्वती का भी आज पता चला कि 7 कदम चलते हैं, ध्यान दिया था लेकिन अब सब भूल गए इन दिनों में। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी बातों में न उलझ के एक दूसरे में हमारे अंदर क्या कमी है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता, मेरे को क्या, हम एक दूसरे पे उस पर हम वर्क करेंगे, अपना काम जरूर करेंगे। अब फिर आने की कोशिश करेंगे दोबारा जल्दी ही। धन्यवाद। अच्छा, एक मेरे को यहाँ पे लगा मुझे, जैसे अब मेरे को डायबिटीज है तो चीनी का जैसे सुबह भी नाश्ता और कुछ हुआ नहीं, मैं अपना रखती हूँ आटा वगैरह सब, उन्होंने पूरा इंतजाम भी कर दिया कि आप बना लीजिए अगर कुछ परेशानी है। तो इसका ये है कि बिना चीनी का कुछ हो तो खाया जा सकता है, चीनी ऊपर से मिलाई जा सकती है। करते भी हैं, हालांकि रात को दूध और खिचड़ी देते हैं, खिचड़ी देते हैं, तो आपको मीठा खाना हो चाहे नमक मिला के खाना हो कर लो। तो सुबह में भी थोड़ा सा वो विधान हो तो ठीक थोड़ा सा जी। नमस्ते जी, धन्यवाद आप धन्यवाद लोगों का, जी, इतने अच्छा धन्यवाद। साथ दिया सबका। आप लोगों को तो धन्यवाद मैं देते देते भी थकूंगी। धन्यवाद जी। आई नमस्ते मुनि जी, नमस्ते माता जी। My name is Purnima Shastri. This Shivir has given me happiness more than my expectations. I enjoyed all the sessions, games with practical teachings. Thanks Muni ji, thanks Mata ji for your guidance. धन्यवाद। Also thanks to Jai Mata. नमस्ते मुनि जी, नमस्ते सम्मा जी। मेरा नाम राधाकृष्ण शास्त्री है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं बीएससी पढ़ा हूँ लेकिन इनकम्प्लीट है बीएससी। अभी मैंने योगा कोर्स कर रहा हूँ, उसमें अभी योग वाचस्पति कोर्स भारतीय विद्या भवन से मेरा चल रहा है। जब मैंने क्रियात्मक योग शिविर में आया तब पता चला कि ये दंपति शिविर है और मुझे लगा हम इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि भगवान के पीछे दौड़ते दौड़ते घर में जो हमारा ख्याल रखते हैं, अगर उनका ही आवाज़ हमें पता नहीं चला तो कैसे हम भगवान को जानेंगे। मेरा शादी का 5 साल अच्छा था, लेकिन इसके बाद मेरे प्रॉब्लम से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और वो नाव डूबने का भी चांसेस थी, लेकिन वो नाव बच गया। मेरे लिए, मेरे वजह से नहीं, मेरे पत्नी की वजह से। तब मुझे शादी जब हुआ ये मालूम नहीं था कि शादी क्यों कर रहे हैं। सब लोग शादी कर रहे हैं, मैं भी वो इसीलिए शादी किया था। ऐसा कोई बड़ा कोई उद्देश्य नहीं था, शादी करना है, शादी किया। और माँ बाप ने और मैंने भी जो एक ही लड़की को चुना उसी लड़की से शादी किया और ज़्यादा साइकोलॉजी कुछ नहीं पढ़ा, ज़्यादा व्यवहारिक में भी अच्छी नहीं था और पारमार्थिक या आध्यात्मिका में अच्छी नहीं था, ये बहुत कम था। लेकिन बाद में जब मुझे वेद का थोड़ा थोड़ा परिचय मिला तब मुझे एहसास हो गया कि बहुत कुछ गड़बड़ हमने जीवन में किया है, जानबूझ के भी और बिना अनजान से भी। बहुत जीवन में बहुत तनाव था, बहुत गुस्सा था, बहुत बेचैनी था
बहुत घबराहट भी था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो मैं बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ आने के बाद सबका कारण मिला और उससे 80 या 90% मेरे तरफ से गलती था। मैं आज ऋतुमा जी ने बोले कि आपका एक आप उनसे पूछो आपका क्या उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा क्या बोलो मेरा पसंद क्या नहीं, मेरा जो गलती था उनको बहुत बड़ी लग रही है। वो बोली कि आपका बड़ी आवाज़ लाउड। तो शी इज़ रियली वेरी सेंसिटिव। मैं एकदम एग्रेसिव हूँ, वो एकदम माइल्ड है, एकदम माइल्ड है। तो इसकी वजह से एक उत्तर है एक ध्रुव है स्वभाव में। ऐसा नहीं है कि बाकी गुण, और मैं भी कुछ भी नहीं छिप के रखता था, सभी मैं ट्रांसपेरेंट था। मेरा घर पे बच्ची से भी, मेरा वाइफ से भी कुछ हम नहीं छिप के रखते थे, वो एकदम। लेकिन जब वो मुझे लगता था कि ये मेरा विरोध कर रही है, मेरा आवाज़ बड़ा होता था। इससे बहुत, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, आवाज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आवाज़ में प्रॉब्लली दबाव भी हुआ होगा या कुछ कमांड भी हुआ होगा। ये सब उनको ऐसा हुआ होगा ना, नहीं तो ऐसा क्यों बोलेगी कि अभी 30 साल 34 साल हो गया, इसके बाद बोले आपका आवाज़ बहुत बड़ी है। तो मैं तो मेरा लाउड स्पीकर को बहुत कम करने के लिए मैं निर्णय किया हूँ, और उतना भी नहीं, वो आवाज़ में भाव को भी मैं बदलने के लिए बहुत मैं कोशिश भी करता हूँ, सफल भी हो जाऊँगा। और हमारे ये 2 दिन का हमारा खुद का मूवी, शादी के बाद मूवी को ये वानप्रस्थ साधनाश्रम दिखाने के लिए कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, हमारा खुद का मूवी है ये। मूवी में सब कुछ था, फिजिकल फाइटिंग के अलावा सब कुछ था, लेकिन ये मूवी का इंटरवल और इसके बाद का जो है स्थिति है, वो फेयर एंडिंग होना चाहिए। लास्ट में फेयर, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। और ज़्यादातर वही मैंने वो संतुष्टो भार्या भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, इसको हमें हमारे सामने समझाने के लिए ये 2 तपस्वी, पता नहीं इन्होंने कितना इसके पीछे अपना तपस्या को लगा दिया, लेकिन ये 2 तपस्वी हमारे लिए, उनका बच्ची है, ये जो दंपति शिविर है उनका बच्ची है। ये बच्ची बेकार नहीं जाएगी, हर एक कपल के जीवन जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। इतना तो मेरे जिंदगी में मुझे पहचान आ गया, मुझे मालूम हुआ, ऐसे ही सबको मालूम हुआ होगा। तो ये बच्ची को समाज को देने के लिए मैं समादरणीय मुनि जी को और मुनि ऋतुमा जी को मैं हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सुझाव है, शादी करने के बाद, शादी करने के बाद देखिए क्या होता है, लड़की को कैसे चुने या लड़का को कैसे चुनेंगे ये पता नहीं चलता है। आज का इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सभी पढ़े लिखे हैं लेकिन पता नहीं चलता है। मैं ये आपसे विनती कर रहा हूँ, शहर में आ जाइए, यही कोर्स शादी करे न करे, करेंगे तो कैसे चुनना चाहिए। अगर कॉलेज में अगर अगर आप या ऐसा एक घंटा 2 घंटे का अगर ये कार्यक्रम रखेंगे, बच्चों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग, तो बहुत सारे बदलाव, क्योंकि वहाँ प्रिवेंशन हो जाएगा। प्रॉब्लम आने के बाद उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसा है कि डूबने में बहुत ये है। लेकिन मैं समझता हूँ वो इससे अच्छा है, लेकिन ये भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे 60-70 में भी हम कुछ सीख रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ यहाँ सीख रहे हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, प्रिवेंशन भी ज़रूरी है। मेरा सुझाव ये है कि वहाँ भी अगर आपका प्रयोजन मिला तो बहुत शादी से पहले बच्चों को ये पता चलेगा कि हम किससे शादी करें, क्यों करें, कैसे करें, पैसा कितना खर्चा करें, ये सब चीज़ अगर वहाँ आएगा तो बहुत अच्छा है। मेरे यही सुझाव है। और यहाँ का खाने पाने का, ये तो मेरा तपोभूमि है और मेरा स्वर्ग भूमि है। तो मैं परमात्मा को और सत्यपति महाराज को और यहाँ जो ये संस्कार को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं सभी ऋषि मुनियों को हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।
आदरणीय सत्यमुनि जी, ऋतुमा मुनि जी को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शुभदा सोलेगांवकर है और मैं धांगध्रा से आई हुई हूँ। यहाँ पर हमने 3 दिवसीय दंपति शिविर में भाग लेकर मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन पर फिर से देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला। मुनि सत्यजीत जी ने हमें बहुत सारी विवाह की समस्याएं, मुश्किलें और उनसे कैसे बाहर निकाला जाता है इनके बारे में समझाया। तो दूसरी ओर ऋतुमा मुनि जी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें विविध खेलों द्वारा कठिन से कठिन बात को आसानी से समझा दिया। मैं यहाँ से आज, या हम दोनों यहाँ से आज आप सबकी और इनकी सुखद और रसप्रद और शिक्षाप्रद स्मृतियाँ लेकर जा रहे हैं और मैं प्रयत्न करूँगी कि मैं आज से ही, मुझे यहाँ आने के बाद मेरी भी कई गलतियाँ पता चली, मैं प्रयत्न करूँगी कि मैं आज से ही अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। और आपने यहाँ आने पर हमारा जो स्वागत किया, जो भोजन, आवासीय सुविधाएं दी, उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ओम। आदरणीय मुनि आचार्य सत्यजीत जी, आदरणीय मुनि ऋतुमा जी और मेरे साथी दाम्पत्य जीवन जीने वाले सभी विद्यार्थी दंपति, मेरे 2-3 साल पहले हमारे यहाँ जो लिस्ट आती है, वैसे तो ये सारा पूरा रोजड़ शिविरों का केंद्र है। कई साल से यहाँ अलग अलग प्रकार की जैसे विद्वान आते जाते हैं, यहाँ शिविरों और भी शिविर बढ़ती जाती है। मानव विकास के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, वेद प्रचार के लिए, दर्शनों के प्रचार के लिए बहुत सारे शिविर का कार्यक्रम हर साल चलता है, हम सब ने देखा है। मैं भी कई बार उनमें पार्टिसिपेट हुआ हूँ। ये जब से मुनि जी ने यहाँ आकर ये कार्यभार संभाला है, तब से दंपति शिविर एक अपना वैशिष्य आकर हमारे बीच में कुछ अलग तरीके के दाम्पत्य वर्ष सिखाने का एक बड़ा अच्छी प्रयत्न चल रहा है। वैसे महर्षि दयानंद महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा है, जो भी युवा और युवती गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो तो सबसे पहले कम से कम एक वेद तो जरूर पढ़े। लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं था, बिना पढ़े हमने गृहस्थ जीवन में दाखिल हो गए। तो गृहस्थ जीवन की जो विवाह व्याख्या हमने सुनी, विवाह गृहस्थ जो कर्म करने हैं, जब तक हम समझ नहीं पाते हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमें चतुर से प्राप्त करना है, वो गृहस्थ के माध्यम से कैसे हो सकता है। और तीसरा, ये चारों आश्रमों के अंदर गृहस्थ जीवन ही तीनों आश्रम का आधार है। वो कैसे हो सकता है कि जब तक ये दंपति यानी पति पत्नी सहधर्मी सहधर्मचारिणी या रक्षक रक्षिका जो भी नाम से हम एक दूसरे को संबोधन करते हैं, आज जब मुनि जी ने बात बताई बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हम सबसे पहले एक दूसरे के सखा बने। जैसे वेद मंत्र में आता है, वैसे जब तक हम मित्र भाव से एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब किसी भी कोई भी प्रतिरोध हो या कोई भी संकट हो, उसका हम सामना ठीक तरह से नहीं करवा दे, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो। सभी बातों को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमारे एक दूसरे का मित्र भाव होना जरूरी है। वो भी प्रीतिपूर्वक। ये 2-3 बातें बहुत अच्छी समझ में आई। और कई सारी बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन जब ये व्यवहारिक रूप में हम लाते हैं तो हमारा चिंतन थोड़ा कम हो जाता है। हम जो घर जाके हमारा व्यवहार होता है और यहाँ के व्यवहार होता है वो अलग किस्म का होता है। जब परिवार को लेकर जब चलना है, तब दाम्पत्य जीवन में जितनी सारी कठिनाई आती है, उन सभी कठिनाइयों में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी बताई, सबसे पहले अग्रता पति को पत्नी को देनी है और पत्नी को पति को देनी है। बाद में सेकंड प्रायोरिटी माता पिता हो या बच्चे हो, जो भी हम दे सकते हैं। लेकिन ऋतुमा मुनि जी ने भी बहुत सारे शेड्यूल कार्यक्रम दे देते हैं, प्रायोरिटी हम किसको दें, हमारे जीवन में किसको आगे रखना चाहिए। तो इन बातों को हमने अपनी ओर से दे दिया है,
लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड हमें पता नहीं है। मैं उनको विनती करता हूँ कि बाद में आदर्श गृहस्थ के लिए, जो हमारे शास्त्र में लिखा है धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य कब गृहस्थ बन सकता है कि जब आदर्श हमारी सिर्फ दिनचर्या नहीं, जीवन व्यवहार, बोलचाल, खान पान सब कुछ और ठीक ठाक होना चाहिए। वो आदर्श कैसे गृहस्थ के लिए होना चाहिए वो कभी हमें बताएं कि कृपा करेंगे, ऐसा मानता हूँ। दूसरा, ये जो आयोजन किया है सबसे बड़ी उत्तम व्यवस्था, हमारे आगता स्वागता सरबरा छोटी सी बातों का ध्यान देकर हमारे जो भी कुछ भी परेशानी हमें होने नहीं दी। वैसे तो ये हमारी शिविर है ना, वो तो बहुत हल्की है, इससे भी कठिन शिविरें यहाँ चलती है। जिन्होंने वो शिविर अटेंड किया उनको पता चलता है कि जब तक हमारे जीवन के अंदर दिनचर्या और समय पालन का हम जितना महत्व देंगे, हम अधिक से अधिक जीवन में सुख शांति पाएंगे। परमात्मा से कृपा करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जितने शिविरार्थी आए हैं और इन्होंने जो कुछ हमको ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है वो हम जीवन में सार्थक करने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा हमें उसके लिए शक्ति, भक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों की कुछ जो सम्मतियां थीं उन पे हम और विचार करेंगे। एक तो अवकाश की दृष्टि से था कि 21 मई से 15 जून तक का, उसमें बच्चे भी आ सकते हैं। तो मई और जून में यहाँ शिविर रखे जाते हैं, बच्चियों के भी रखे जाते हैं, बच्चों के भी रखे जाते हैं विशेष रूप से। पर थोड़ा छुट्टियों का रहता है, यहाँ गुजरात में छुट्टियाँ पहले प्रारंभ हो जाती हैं, पहले समाप्त होती हैं, वो भिन्नता रहती है। इसी तरह से दिसंबर में कहीं 24-25 से छुट्टियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, 7-8 दिन की रहती हैं, कहीं जनवरी में छुट्टियाँ होती हैं। तो हम प्रयास करते हैं, हमने पीछे भी इस समय में रखा था, लेकिन इन्हीं दिनों अभी अजमेर में भी शिविर है दिसंबर के अंत में, तो अभी यहाँ पर तो नहीं रखा है। फिर शिविर बहुत अधिक होते हैं तो लोगों की उपस्थिति भी कम होती है और हमारी मेहनत तो उतनी ही होती है, उसमें हमारे अंतर ज़्यादा नहीं आता है। व्यवस्था भोजन में तो कोई इतनी बात नहीं है। तो फिर भी हम जो शिविरों का चयन करते हैं छुट्टियों के आधार पे करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं, दीपावली उसके आसपास की छुट्टियां हैं, नवरात्र में यहाँ पर होती हैं गुजरात में, अलग अलग जगह। फसल का थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जब फसल कट गई है, और लेकिन अब हो जाता है, अब कुछ परिवार यहीं के आसपास के आने वाले थे, 3-4 परिवार, पर अब यहाँ आलू बोने का समय हो गया तो पतिदेव नहीं आ सकते, अभी यहाँ भी फसल बुआई हो रही है। तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिकूलता होती है, लेकिन फिर भी वर्ष भर हम अलग अलग समय में करते हैं। दंपति शिविर भी वर्ष में 2 बार करते हैं, इस समय एक पहले भी है। अगले साल की सूची हमारी छप चुकी है और कैलेंडर में, दिन पत्र में आप लोगों ने देखी होगी, व्हाट्सएप पे भी भेजी जा चुकी है। अजमेर में भी होंगे, तो अलग अलग समय में इसीलिए रखते हैं कि सब तरह के शिविर, किसको कभी अनुकूलता होती है, किसी को कभी, और घर की परिस्थितियां होती हैं। तो हम फिर भी अपने जो दिनांक बताए हैं उसके हिसाब से थोड़ा और ध्यान रखेंगे आगे के लिए। और प्रतराश में फीका हम पहले यहाँ जो रहते हैं उनके लिए भी रखते थे, वे जो रहे, पर फिर बाद में वो ज़्यादा उपयोगिता नहीं हो पाती, हम दोनों रखते थे। तो 7 दिन में 3 दिन तो नमकीन होता है, 4 दिन मीठा होता है। अब तो हमारे को थोड़ा सामंजस्य होता है, हमारे अन्य वानप्रस्थी भी या जो बड़ी आयु वाले हैं वो कहते हैं कि जी 7 दिन नमकीन होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो भी होते हैं, तो उनको वो मीठे वाला होता है, फिर दूध नहीं लेते। अब होता यह है कि नमक का बनवाना चाहते हैं और दूध भी फिर साथ में लेते हैं, तो हम वो नहीं चाहते कि दूध के साथ में नमक लिया जाए, इसलिए हम दूध भी लेना है, फिर दूध भी सब चाहते हैं, तो दूध है तो फिर मीठे का भी होता है, तो हम अलग से वैसे रखवाते हैं। लेकिन हम अनेक बार रखवा चुके, कई बार, और बड़े शिविर में तो रखवाते ही हैं। जैसे क्रियात्मक आदि में अधिक लोग होते हैं तो वहाँ कोई ना कोई 5-10 जने ऐसे निकल ही आते हैं, तो अलग से वो करवा देते हैं, तो वो फीका करते हैं। दूध तो फीका रहता ही है प्राय, और दूसरी चीज़ें भी प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ
इतना ध्यान नहीं गया आपके लिए। आप और यानी हमारे को और अलग से अगर थोड़ा सा और पहले होता तो वो भी करवा देते, वो रख देते हैं हमारे पाचक मीठा डालने से पहले, वो व्यवस्था भी हम कर लेते हैं। जो राधा कृष्ण जी का है विवाह से पूर्व वाला होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए और बहुत आवश्यक है। और हमारी भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम बहुत ज़्यादा शिविर नहीं कर सकते, यही शिविर ज़्यादा होते हैं। इस बार हमने थोड़े शिविर कम किए हैं, यानी 2023 के अंदर। और सपरिवार पारिवारिक भी होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि जैसे दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी की है, ऐसे ही माता पिता और बच्चों के बीच में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसमें भी कुछ समझ आए तो बहुत अच्छा परिवार बनता है। तो ऐसा हमारा विचार है। और जो नवविवाहित हैं या विवाहित होने वाले हैं उनके लिए, और संतानोत्पत्ति की दृष्टि से भी कि संतान कैसे उत्पन्न हो और कैसे अच्छी दैवीय संतान बने, उन सब के लिए भी योजना है। हम लोग बातचीत करते रहते हैं, प्रारूप भी बनाए हैं। आशा है आगे चल करके कुछ हम इस ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वानप्रस्थ साधक आश्रम, या तो कहें आर्यवन का, रोजड़ का, ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषयों पर रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे थे। तो कई बार हमारे को इन चीज़ों में भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है कि ये यहाँ पर गृहस्थ की बात कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई गृहस्थ की बात कर रहे हैं तो कुछ शायद गलत भी हो रहा होगा, कुछ जो कि योग के, अध्यात्म के, संयम के विपरीत हो। तो समाज के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। अब हम युवक युवतियों का करें तब स्वाभाविक है युवक युवतियां थोड़ा सा अपने तरह से रहेंगे, खुले रहेंगे। अब वो आध्यात्मिक योग शिविर जैसे तो नहीं रहेंगे। अब यहाँ दूसरे जिस तरह से रहते हैं या तो विचार करते हैं, उनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये कि थोड़ा हमारे को भी हर चीज़ करने में ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ कर पाएँ, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि आश्रम की भी मर्यादा बनी रहे और गृहस्थ के विषय भी आ सकें, अच्छा है। तो हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों के मन में कईयों के होता है कि वो उनको अच्छा नहीं लगता या सहमति नहीं होती है। तो संस्था में सबका ध्यान भी रखना होता है, सबको करके भी चलना होता है, क्योंकि जैसे परिवार है ऐसी संस्था भी है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, बाहर भी शिविर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है कि आप लोगों को यदि इसकी महत्ता अनुभव में आती है तो आप लोग जो आयोजन करते हैं बाहर, हम हर जगह आयोजन नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ के स्थानीय लोग सक्रिय हों, ऐसे आयोजन करें, ऐसी संस्थाएं हों, तो उसमें हम आ सकते हैं। 2 दिन के, 3 दिन के, 1 दिन का, जैसा भी है, तो वो होने पे हम आते हैं। बाहर आने जाने की भी अपनी सीमा है, हम बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते, संस्थाएं भी संभालनी होती हैं, यहाँ के भी अपने शिविर करने होते हैं, कुछ शिविर बाहर भी करते हैं, लेकिन वो आयोजन करता होते हैं। अब हम ही सारा का सारा देखें, आयोजन करें ना, वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो जो लाभान्वित होते हैं और जो सक्रिय हैं, उत्साही हैं, उनका कर्तव्य होता है कि भाई हम ऐसे इन लाभकारी चीज़ों का को दूसरों को बताएं, भेजें, वो लाभदायक हो। और आपके यहाँ पर अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो वो हम प्रयास कर सकते हैं, उसमें पहले से 4-6 महीने पहले से अगर तय होता है समय, स्थान आदि, तो उसके अनुसार हम बना सकते हैं। कम समय में हम फिर उसको बदल नहीं सकते, हम पहले से दूसरी कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम इस सब चीज़ों को हम भी, जैसे आप अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं। बहुत आवश्यकता है, बहुत कार्य की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए गुरुकुल आदि चलाना, नए विद्वानों को तैयार करना, उपदेशकों को तैयार करना, अभी आगे जैसे ध्यान प्रशिक्षक का भी है कि जो सिखाने वाले बनने, वो भी तो होने चाहिए। ध्यान शिविर है तो हम वो भी करते हैं, उसमें सीखते हैं, उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं, फिर वो जगह जगह करते हैं। अब सब जगह सब आ नहीं सकते, सबकी अपनी सीमाएं हैं, आर्थिक भी और समय की दृष्टि से भी और अन्य भी परिस्थितियां। और वो कोई अच्छा भी नहीं है कि एक ही जगह सारे के सारे आएँ, अपने अपने स्थानों पे करें, वो अधिक सुविधाजनक है। तो जितना हम कर पाते हैं अपने संसाधनों में प्रयास करते हैं, और बहुत से अच्छे विचार हैं। और आगे कुछ कुछ और आपको धीरे धीरे व्यवहार में और चीज़ें नई भी
आशाएं देखने को मिलेंगी। आप सबने अपने अनुभव दिए और हमें प्रोत्साहित किया, सुझाव भी दिए, सम्मतियां भी दी, उस सब के लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। मैं मुनि रितमा जी से निवेदन करता हूँ अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे। ओम ओम। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी लोग पर्चियाँ लेकर आइएगा, तो आप सभी लोग ले आए हैं पर्चियाँ। तो हमारे पास हम हमेशा एक रीत चलाते हैं, उसमें एक गुल्लक हम यहाँ से देते हैं। वो गुल्लक दंपति के बीच में एक गुल्लक रहेगी और उसमें आपको अपनी पर्ची डाल देनी है। जो कुछ भी आपने अपना प्रण किया है, आपने अपने लिए सोचा है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा और पढ़कर उस गुल्लक में डाल दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जो भी आपने सोचा है। और 1 महीने बाद या 6 महीने बाद जो भी आपने सोचा है, उस गुल्लक को आप तोड़कर उसमें से वो पर्ची निकाल कर देखिएगा कि क्या मैंने अपनी इस पर्ची के कहे अनुसार अपने प्रण को पूरा कर लिया है या नहीं किया है। यदि आपने वो पूरा कर लिया है तो आप कोई दूसरी पर्ची आगे गुल्लक बना के डाल सकते हैं और हमें ज़रूर सूचना करिएगा कि आपने जो यहाँ से प्रण लेकर गए थे वो आपने अपने समय रहते हुए पूरा किया है। तो इस तरह से एक एक गुल्लक हम आपको यहाँ से याद के रूप में देंगे और आपके प्रण के रूप में वो रहेगी आपके साथ। तो एक एक करके आप आइए अपनी पर्ची को लेके। आप चाहते हैं बताना तो बता भी सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उसे आप अपने तक सीमित रख सकते हैं। आइए। एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, जैसे आप निर्धारित करना चाहें तब इसको फोड़ना है। दिनांक लिख सकते।
जिसने कम समय का सोचा है उस समय टूटना चाहिए, या जिसने ज्यादा समय का सोचा है उस समय टूटना चाहिए? हाँ, बराबर है तब तो ठीक है, लेकिन यदि अंतर है तो किसके अनुसार टूटना चाहिए? और कुछ? तो आप सभी को हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने दाम्पत्य जीवन को गंभीरता से लिया, इसके लिए आप समय निकाल करके आए, इतनी दूर से धन भी खर्च किया, समय निकाला, यहाँ तपस्या भी की। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस निमित्त आपने समय निकाला है। आप उस महत्व को पहले से समझते थे, नहीं तो आप यहाँ आते नहीं, अधिक महत्व समझते थे। तो सबके लिए और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप बहुत सुखी और शांत रहें, आपका धर्म में उन्नति हो, आपके परिवार में बच्चे, अन्य भी जो दंपति हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाचा ताऊ हैं, उनके बीच में आप एक आदर्श दंपति के रूप में बने। लोग देखें आपको कि हाँ देखो ये हैं दंपति, और उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे वो, और उनको भी बहुत जब लाभ होगा तो ये बहुत पुण्य का काम है। आप लोगों को देख के अगर किसी कुछ कष्ट कम होते हैं, जीवन कुछ सरल होता है, तो ये अपने आप में बहुत पुण्य का काम है। केवल धन आदि दे करके या कुछ वस्त्र दे के, भोजन दे के ही पुण्य नहीं होता, ये और भी बड़ा पुण्य का काम है। तो हम इस रूप में आप अपने लिए भी बहुत अच्छे बने और अपने आसपास के लोगों के लिए आदर्श के रूप में आए, लोगों को बताएं, सिखाएं, क्योंकि ऐसी आपके भी संपर्क में बहुत लोग आते रहेंगे, कोई ना कोई आपको अच्छा देख करके आपके पास आएंगे कि जी आप बताइए हम कैसे करें, आपने कैसे समाधान किया। तो आप भी उनको वैसे ही बताएं, निस्वार्थ भाव से बताएं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, ना तो यश के लिए, ना धन के लिए, बस सेवा के लिए आप इस कार्य को करें। तो परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर रहे, और हम इस समाज को जितना हमारी सामर्थ्य है कुछ न कुछ और अच्छा बनाने में हम अपनी आहुति दे सकें, योगदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सभी जो सहयोगी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आपको अच्छी लग रही हैं, उसमें अनेक लोगों का सहयोग रहता है। हमारे कर्मचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, अन्य व्यवस्थापक हैं, तो उन सबका भी मैं इस अवसर पर धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद है, महर्षि दयानंद का धन्यवाद है, ऋषियों का धन्यवाद है, हम गुरुओं का धन्यवाद है कि ऐसी स्थितियाँ परंपरा से हमें आज भी प्राप्त हैं, वेदों का ज्ञान हमें आज भी प्राप्त है, उपलब्ध कराया हमारी पिछली पीढ़ियों ने, और हम भी उसको अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में करते रहें। तो प्रभु का और सभी ऋषियों का, सभी देवों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। नमस्ते।